नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं JSSC के द्वारा पूछे गए मैथ के सवाल जो आपके झारखंड दरोगा के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी कार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कार का क्रय मूल्य मानिए, है ना। क्रय मूल्य मान लेते हैं हमारा है कितना, 4 रुपया। कितना, 4 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य जो है ये यहाँ पर कहता है कि अगर कार को 4 रुपये में ख़रीदा गया है तो वो बेचा कितना में जाएगा, क्रय मूल्य का 5/4, यानी क्रय मूल्य का 5/4 कितना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य का 5/4 जो हो जाएगा वो हमारा ये होगा, है ना। तो ये 4 से कट जाएगा, यानी कितना, 5 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 रुपया। तो आप देखिए यहाँ पर खरीदे हैं कितना में, खरीदे हैं आप 4 रुपया में और बेच कितना में रहे, 5 रुपया में। तो यहाँ पर लाभ कितना होगा, ये लाभ जो हमारा हो गया, ये लाभ हमारा जो हो गया 1 रुपया। कितना, 1 रुपया हमारा लाभ है। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए हम लोग लाभ परसेंट अब निकालेंगे, है ना। तो लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, तो लाभ परसेंट का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। लाभ परसेंट बराबर कितना होगा, कितना लाभ हुआ, 1 गुने 100। और कितना में लाभ हुआ, तो लाभ और हानि जो भी होता है वो आपका क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 डिवाइड के रूप में लिख देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से 4 से कितना बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। कितना बार में, 25 बार में। तो यहाँ पर हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना, 25%। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 25% है। अब चलिए हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 7 लड़कियों के आयु का औसत 14 वर्ष है एवं जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे कि 7 लड़कियाँ, है ना, लड़कियाँ 7 है, तो 7 लड़कियाँ की आयु जो है, कौन सी आयु, औसत आयु, है ना, कितना दिया हुआ है, 14 वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए औसत का, है ना। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। औसत का फॉर्मूला जो होता है वो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये चीज़ आप याद रखेंगे, है ना, प्रेक्षणों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि अगर हमको प्रेक्षणों का योग निकालना हो, यानी अगर योग निकालना हो तो क्या हो जाएगा, औसत गुने प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 7 लड़कियाँ जो है उनका औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। तो ये 7 लड़कियों का जो आयु का योग होगा, ठीक है, 7 लड़कियों के आयु का योग जो होगा वो कितना होगा, जरा बताइए। तो योग कितना हो जाएगा, ये हमारा जो दिया हुआ है 14 वर्ष, है ना, और इसमें कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं। तो 7 लड़कियां का आयु का योग है, ये क्या है, ये योग, आयु का योग। तो कितना हो जाएगा, 14 सते 98, कितना, 98 वर्ष हो गया। यानी कि 7 लड़कियां जो है उनके आयु का योग के कितना है, 98 वर्ष है ना। अब देखिए इसमें क्या करता है कि 7 लड़कियां और इसके साथ क्या शामिल कर लिया गया, एक शिक्षक को शामिल कर लिया गया है, तब इनका औसत आयु जो है वो 18 वर्ष हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये 7 लड़कियां पहले से है, प्लस इसमें एक टीचर, है ना, एक टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है। क्या शामिल कर लिया गया, एक टीचर को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब इनका जो है औसत कितना है, 18 वर्ष हो जाता है। तो इनका योग कितना होगा, तो यहाँ पर 18 गुने टोटल कितना मेंबर हो गया, बताइए टोटल कितना मेंबर है। यहाँ पर टोटल मेंबर 7 और 1 8, यानी कि यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा 144 आ जाएगा। कितना, 144। तो ये 144 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 144 वर्ष। तो आप बताइए, आप ही बताइए कि यहाँ पर
अगर 7 लड़कियां और एक टीचर मिल करके 144 वर्ष हो रहा है, तो मुझे सिर्फ अगर टीचर का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, सिर्फ टीचर का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 7 लड़कियां का जो आयु है उसको हम लोग हटा देंगे। 7 लड़कियां का जो आयु होगा उसको किनारे कर देंगे, यानी इसको घटा देंगे। तो देखिए 7 लड़कियां का यहाँ पर आयु का योग निकला हुआ है, तो इसलिए शिक्षक की आयु कितना होगा, शिक्षक की आयु, है ना। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना 144, इसमें हम माइनस कर देंगे 7 लड़कियां का जो आयु का योग है उसको हम हटा देंगे, कितना 98 हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा 46 वर्ष, कितना आएगा 46 वर्ष। यानी कि हमारा जो शिक्षक है ना, ये जो शिक्षक की आयु निकला वो कितना निकला 46 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3125 का पावर के, यहाँ लिख लेते हैं 3125 का पावर के है ना, बराबर 1/125। तो यहाँ बोल रहा है कि के का मान क्या होगा, है ना, यहाँ पर के का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको, के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर के जो है वो कहाँ पर है, के जो है वो पावर के रूप में है, के कहाँ पर है, पावर के रूप में है। तो आप यहाँ पर दोनों साइड जो है वो क्या कीजिए, ये बेस को आप बराबर कीजिए, है ना, दोनों साइड आप बेस को बराबर कीजिए। तो बेस को कैसे बराबर करेंगे, सो यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना। ये क्या है 3125, तो 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। कितना, 5 का पावर 5। आप 5 को 5 बार लिख लीजिए और गुना कीजिए, देखिए आ जाएगा आपका कितना 3125। तो उस तरह से अगर हम लोग लिख करके ला सकते हैं तो हम लोग 5 को, यानी इसको 3125 को कितना लिख सकते हैं, 5 का पावर 5, है ना। इसका मतलब ही 3125 ही होगा, है ना। अब देखिए इस पर पहले से पावर कितना पड़ा हुआ था, पहले से पावर के पड़ा हुआ है। अब यहाँ भी देखिए इसको भी पावर के रूप में बनाइए और बेस कितना 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25 ये हमारा कितना है 125 है। तो 125 है तो यहाँ 5 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आप देखिए इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि अगर a का पावर m लिखा हुआ है, पहले से पावर m लगा हुआ और यहाँ पर पावर फिर से हम n दे दिए, तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m गुने n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5k, कितना होगा 5k, और बराबर कितना होगा, यहाँ पर 5 का पावर 3 जो है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो लिखाएगा क्या, 5 का पावर -3 लिखाएगा। अब देखिए दोनों साइड जो है वो बेस बराबर हो गया, दोनों साइड क्या है, बेस बराबर है। यहाँ भी बेस कितना है, 5 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम x⁴n बोलते हैं तो n जो है वो पावर होता है और ये जो x है वो हमारा बेस होगा, है ना। n जो है वो पावर और x हमारा बेस होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड जो बेस है वो बराबर हो गया ना। अगर बेस बराबर हो जाए दोस्तों, अगर बेस बराबर हो जाए, जैसे x⁴m है और बराबर x⁴n है, देखिए यहाँ पर दोनों साइड बेस बराबर है कि नहीं है, दोनों साइड बेस बराबर है ना। तो अगर बेस बराबर हो जाए तो पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है ना। अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बेस बराबर हो गया तो पावर आप बराबर कर लीजिए, यानी 5k = -3, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा। अब चलिए यहाँ से देखेंगे, k बराबर निकालेंगे तो -3 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी k का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, -3/5, है ना। k बराबर कितना निकल गया, -3/5। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4, 8 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। 4, 8 तथा 12, दोस्तों यहाँ पर नंबर जो लिखा हुआ है वो 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ और 12, इसका आपको चतुर्थ समानुपाती खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको a मान सकते हैं, इसको b और ये c, है ना। 3 नंबर तो दिया हुआ ही है। अब हम थोड़ा सा इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a, b तथा c का चतुर्थ समानुपाती।
चतुर्थ समानुपाती क्या होगा दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बराबर यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बी गुने सी बटे ए, है ना। ए बी तथा सी का चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा, बी गुने सी बटे ए, है ना। आप इसको जो है वो लिख ले, नोट कर ले, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग को चतुर्थ समानुपाती निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये 4, 8 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, 8 गुने ये हमारा मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 12, 8 गुने 12 और बटे कितना 4, ये चतुर्थ समानुपाती हमारा निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना 2 बार में, यानी कि हम देख रहे हैं कि 12 दूना 24, ये हमारा आंसर कितना होगा 24। इसका चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि x समानुपाती y है ना, x जो है वो समानुपाती y है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x समानुपाती y। अब कहता है कि x बराबर 3 और y बराबर 6 हो, है ना। तो x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो x का मान बताएं यदि y बराबर 12 हो, है ना। तो हमें x का वैल्यू निकालना है जिसमें y का वैल्यू 12 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो समानुपाती है उसको हटाएंगे, है ना। तो समानुपाती जब हम लोग हटाते हैं तो वहाँ बराबर का साइन देते हैं, और बराबर का साइन जैसे ही देते हैं तो वहाँ पर एक हम लोग को कांस्टेंट बैठाना पड़ता है। तो कांस्टेंट बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के तो हम लोग लिख दिए और यहाँ पर इंटू वाई तो रहेगा ही, है ना, ये इंटू वाई ही रहेगा, है ना। अब देखिए जो भी आपको x और y का वैल्यू दिया हुआ है तो वो वहाँ पर आप पुट कर दीजिए, है ना। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है 6, है ना। तो आप यहाँ से देखें कि आप यहाँ से k का वैल्यू पहले निकालिए, है ना। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में कटेगा, यानी k बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर k बराबर हमारा मिलेगा, ये एक बार में कटा था ना, तो यहाँ k बराबर 1/2 मिल जाएगा। k बराबर कितना होगा 1/2 मिल जाएगा। अब हम लोग को y बराबर 12 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालिए। तो दोस्तों देखिए हम लोग को y बराबर 12 दिया हुआ है और x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग फिर से यही वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करेंगे, है ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो x लिख दिए, और यहाँ बराबर k का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया, और गुने यहाँ पर y के जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर y के जगह 12 दिया हुआ है। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2 से ये कितना 6 बार में कटेगा, तो बताइए x बराबर कितना मिलेगा हम लोग को 6 मिलेगा, है ना। और यही आपका आंसर होगा दोस्तों, है ना, यही आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं राज और आदित्य ने क्रमशः 24,000 रुपया और 52,000 रुपया का निवेश किया। 4 वर्ष के अंत में उन्हें 38,000 रुपया का कुल लाभांश मिला। लाभांश में राज का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति हैं, एक राज है ना, राज, और एक है आदित्य। राज और आदित्य हैं, है ना। तो राज कितना लगाया है, राज जो है वो 24,000, राज कितना 24,000 रुपया लगाया है, पूंजी 24,000 लगाया। और आदित्य कितना लगाया है, आदित्य लगाया है 52,000, कितना 52,000 लगाया। तो ये दोनों का जो पूंजी का अनुपात होगा वो क्या होगा, यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ये और ये तो कट जाएगा, 3 0 3 0, है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये कितना से और कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 से ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, कितना 6 बार में, और ये कितना कटेगा, ये 13 बार में, है ना। 13 चौक 52 होता है ना, तो 6 13, यानी कि ये दोनों का जो पूंजी का अनुपात है वो कितना आ गया 6:13। इसका मतलब है अगर राज जो है वो 6 रुपया लगाता है ये पूंजी, तो ये कितना लगाएगा 13 रुपया लगाएगा। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में जरूर रखें कि अगर कोई भी बिजनेस में, है ना, अगर कुल जो प्रॉफिट हुआ वो 2 पार्टनर के बीच में या जो भी पार्टनर है उनके बीच में किस हिसाब से बटेगा, तो वो जो पूंजी लगाए हैं, है ना, जो पूंजी का
अनुपात होगा उसी अनुपात में उसका लाभ भी बटेगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी लाभ होगा वो यही अनुपात में बटेगा, क्योंकि दोनों का पूंजी जो है वो यही है। तो देखिए कुल लाभ कितना है, कुल लाभ जो है वो यहाँ पर 38,000 हुआ है। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ जो है वो हमारा 38,000 रुपया हुआ है। कितना, 38,000। कुल लाभ जो है वो 38,000 रुपया हुआ है। तो इसमें किसका हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि राज का हिस्सा कितना होगा, यानी ये राज का हिस्सा कितना होगा। तो इसलिए राज का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं राज का हिस्सा यानी 6 है ना, और बटे टोटल कितना आ गया नीचे है ना, यानी 6 और 13 19, और किसको बांटना है, ये 38,000 को बांटना है। कितना, 38,000 को बांटना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 19 से एक बार में और ये 2 बार में कट जाएगा है ना। तो यहाँ 6 दूना 12 और इस पर कितना 3 जीरो बैठेगा है ना, 3 जीरो आ जाएगा, यानी 12,000 रुपया। यानी राज का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, राज का हिस्सा जो है वो 12,000 रुपया होगा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से 17/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 850 रुपया बढ़ जाती है, उसकी वार्षिक आय कितनी होगी है ना, यही हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखा जाए। तो दोस्तों हमारा ये जो 6% है, साधारण ब्याज 6%, वो बढ़ करके कितना हो गया, ये हो गया 17/2% है ना, 17/2%, 17/2 लिख देते हैं है ना, इतना प्रतिशत। 17/2 मतलब कितना, 8.5% है ना, 17/2 मतलब 8.5%। तो अब यहाँ पर देखें कि ये 6% से हो गया 17/2%, इसका मतलब इसमें कितना बढ़ गया, यहाँ ब्याज की दर बढ़ा, वो कितना बढ़ा, ये 2.5%। 2.5% को हम लोग कितना लिखेंगे, 5/2% है ना, 2.5% को 5/2%, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 5/2% अगर बढ़ा तो कितना बढ़ गया, 850, कितना 850 रुपया, यानी 5/2% मतलब 850 रुपया। तो 1% मतलब कितना हो गया है ना, 1% में 850 और यहाँ पर ये गुने 2/5 आ जाएगा है ना, 2/5। अब यहाँ से देखें कि इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 5 से काट देंगे और ये कितना 17 बार में है ना, तो ये 170 बार में कट जाएगा है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 17 दूना 34 यानी 340 है ना, 340 रुपया, यानी 1% का वैल्यू है 340 रुपया। तो इसका वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय हम इसका जो होगा वो 100% होगा। तो इसलिए 100% का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, कितना परसेंट, 100%, जो कि क्या है, वार्षिक आय है। क्या है, वार्षिक आय 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू 340, तो 100% का वैल्यू उसको 100 से हम लोग गुना कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये 34,000 है ना, 34,000 ही आ रहा है ना, 34,000 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है इसका आंसर फाइनल हो चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व किए। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 178 गुने 7 प्लस 1.6 गुने 13 माइनस 75 गुने 5 है ना, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं 178 गुने कितना है, 7 है, और प्लस 1.6 गुने कितना 13 है ना, और ये माइनस 75 गुने 5। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए है ना। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है, आप इसमें जो है वो बॉडमास का रूल को फॉलो कीजिए और इसका आंसर आप निकाल लीजिए है ना। इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 का 6 हो जाएगा, 5 बच गया, ये 7 7 19 119 है ना, 119, और ये कितना बच गया था 5 है ना, 124 और यहाँ पर प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको 16 से गुना कर देंगे है ना, तो 16 ये 48 8 और फिर कितना 16 कम 16 और उधर कितना 4 बचा था, यानी कि 20.8 होगा। और यहाँ पर कितना होगा, ये 5 5 25 का 5 और 5 7 35 और 2 37, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे सबसे पहले है ना।
तो ये है, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1266.8 हो जाएगा और माइनस 375 ये हो गया। अब इसको आप घटा दीजिए है ना, ये दोनों एक दूसरे में घटा दीजिए, यानी इसमें घटा दीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे 6 में 5 जाएगा है ना, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और फिर यहाँ पर 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा है ना, और फिर यहाँ 11 में 3 जाएगा तो 8 बचेगा है ना, और यहाँ पर पॉइंट ये 8 तो रह ही जाएगा, यानी ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो देखिए इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सूरज किसी काम को अकेले 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसने उस कार्य को 3 दिन तक किया और शेष कार्य राजू ने 14 दिनों में समाप्त किया। राजू इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर सूरज जो है ना, सूरज ये किसी काम को कितना दिन में, 6 दिन में कर सकता है, पूरा काम 6 दिन में समाप्त कर सकता है, 6 दिन में। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कुल काम कितना है। तो यहाँ पर कुल काम जो है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 6 यूनिट है। कितना, 6 यूनिट। कुल काम कितना है, 6 यूनिट। ये हमारा कुल काम हो गया, कुल काम 6 यूनिट है। तो 6 दिन लगाता है सूरज 6 यूनिट काम करने में। तो एक दिन में सूरज कितना काम करेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। कितना, 1 यूनिट काम करेगा। एक दिन में कितना, 1 यूनिट काम करेगा। तो अब बताइए सूरज जो है वो 3 दिन काम किया है, तो कितना काम हो चुका है, ठीक है, कितना काम हो चुका है, तो 3 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा काम यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया दोस्तों। तो 6 यूनिट काम है जिसमें 3 यूनिट काम हो चुका है, सूरज कर चुका है ये 3 यूनिट। तो शेष काम कितना बचेगा, 3 यूनिट बचेगा। कितना, 3 यूनिट है ना। अब देखें कि अब ये 3 यूनिट काम कौन करेगा, 3 यूनिट काम जो है वो राजू करेगा, राजू। और हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि राजू 3 यूनिट काम करने में है ना, 3 यूनिट काम करने में राजू कितना समय लेता है, 3 यूनिट काम करने में राजू जो है वो 14 दिन लेता है, 14 दिन। तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 1 यूनिट में वो समय लेगा 14/3 दिन, इतना दिन लेगा है ना। तो यहाँ पर अगर राजू से पूरा काम कराना है यानी 6 यूनिट, तो वो कितना समय लेगा। तो 6 यूनिट अगर काम कराना है राजू से है ना, 6 यूनिट काम कराना है तो कितना समय लगेगा, 14/3 गुने 6, इतना दिन लगेगा। इसको अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो 3 दूना 6 है ना, ये 6 को काट देगा 2 बार में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 28 दिन है ना। 28 दिन में राजू उस काम को पूरी तरह से समाप्त कर देगा है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आता है, यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1 मीटर है किसी खंभे को t1 सेकेंड में तथा किसी p मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को t2 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर खाली स्थान दिया हुआ है गुने रेलगाड़ी की लंबाई होगी है ना। इसका मतलब है कि जो खाली स्थान है ना, वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग है ना, यहाँ क्या भराएगा है ना, यहाँ क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई p मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई p मीटर है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ मान लेते हैं x लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये लिखा जाएगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, p मीटर और बराबर x गुने ये रेलगाड़ी की लंबाई 1 हो जाएगा है ना। तो ये टोटल अगर हमारा देखा जाए तो p बराबर x आ गया है ना, p बराबर x। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें p का ही वैल्यू अगर पता हो जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि x कितना होगा। तो चलिए हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले बोल रहा है कि रेलगाड़ी जो है किसी खंभे को है ना t1 सेकेंड में, कितना, t1 सेकेंड में पार करती है, कितना, t1 सेकेंड में। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की चाल जो होगा वो हमारा कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई 1 और कितना समय लेती है, कितना समय लेती है खंभे को पार करने में, t1 सेकेंड है ना,
खंबे को पार करने में t1 सेकेंड लेती है। तो ये रेलगाड़ी की चाल हो गई, है ना। अब रेलगाड़ी की चाल इतना 1/t1 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए यहाँ पर क्या सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, और इसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई p मीटर है। कितना मीटर है? p मीटर है। और इस प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी, है ना, एक रेलगाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करती है। इस प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी जो है वो पार करती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर है। कितना? 1 मीटर। अब हम लोग पहले ये देखते हैं कि रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय? t2 सेकेंड लगती है ना। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इस रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना t2 सेकेंड लगता है ना, t2 सेकेंड। तो बताइए t2 सेकेंड में रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर लेगी, है ना। तो रेलगाड़ी t2 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, इसके लिए हम लोग चलिए निकालते हैं। क्या निकालेंगे? यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल हमारा कितना हो जाएगा? 1/t1, और समय कितना लग रहा है? t2, है ना। तो ये हो गया कि रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि रेलगाड़ी जो अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना दूरी तय करती है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितना दूरी तय करती है? उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी अपनी लंबाई। इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ कितना दूरी तय किया जाएगा? 1 + p, है ना। और ये भी जो है वो दूरी है और ये भी दूरी है, दोनों दूरी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये बराबर का साइन यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि t2/t1 बराबर 1 + p, है ना। अब हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे तो इस 1 को हम लोग इस साइड भेजेंगे, है ना। तो देख रहे हैं कि p बराबर कितना मिल रहा है? t2/t1 - 1। इसको और थोड़ा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो t1 यहाँ t2 माइनस कितना हो जाएगा? t1, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि p का वैल्यू आ चुका है, p का वैल्यू आ चुका है। तो यही हमारा जो होगा वो आंसर होगा, है ना। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग ये सारा क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ढंग से सॉल्व किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।